लोकसभा सांसद सुखदेव भगत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली से वापस रांची लौट आए हैं। बातचीत करेंगे कि काफी अनोखे अंदाज में आपने शपथ लिया है, क्योंकि सभी लोग ईश्वर के नाम से शपथ ले रहे थे, लेकिन आपने मां सरना का नाम से वहां पर शपथ लिया। इसकी खूब चर्चा हो रही है फिलहाल झारखंड में। निश्चित रूप से आस्था के अलग अलग स्वरूप होते हैं और निश्चित रूप से जहाँ से मैं आता हूँ, बीइंग ए ट्राइबल, मैंने एक प्रकृति, जो हम लोग उस प्रकृति के पुजारी हैं, तो बहुत स्वाभाविक था कि मां सरना के नाम पे शपथ लें। और मैं एक्साइटेड भी था, क्योंकि जिस परिवार का मैं सदस्य बना, अगर मैं देखता हूं तो नेहरू जी से लेके अलग अलग दलों के नेहरू जी हैं, इंदिरा गांधी जी हैं, वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इवन मोदी जी जो समय अभी प्रधानमंत्री है, तो उस परिवार के अगर आप हिस्से बन रहे, राहुल गांधी जब भी है नेता प्रतिपक्ष है, तो एक सुखद अनुभूति होती है कि आप उस परिवार का हिस्सा बने। साथ ही साथ एक दायित्व का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाए कि आपको जो जिम्मेवारी मिली है, उस जिम्मेवारी हमें मिली है। और ये हम चाहेंगे कि वहाँ जाने के बाद उन सारी चीज़ों का जो एक निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करें, ये मैं जरूर चाहूँगा कि, और इच्छा भी है ऐसा मैं कर पाऊँ। अच्छा, संसद में जाने का पहला अनुभव कैसा रहा आपका? वहाँ क्या देखा आपने, क्या कुछ अलग देखा अगर आपने? अगर मैं सच कहूँ, मुझे ये लगा कि जितना मैं एक्साइटेड था, और दुख तो तब हुआ क्योंकि लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों पहियों से लोकतंत्र की खूबसूरती है, संसदीय परंपराओं की खूबसूरती है। लेकिन जिस प्रकार प्रोटेम स्पीकर के चुनाव में जो चीज़ें देखने को मिली, और इसके बाद सदन नेता जो हमारे, मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस पर कटाक्ष करते हुए एक गरिमा के विपरीत उन्होंने बातें कही, और जो महत्वपूर्ण मुद्दे जो नीट के बारे चर्चा के बारे, नेता प्रतिपक्ष हमारे राहुल गांधी जी ने कहा कि नीट के बारे चर्चा हो, क्योंकि देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ। मणिपुर जो लगातार जातीय हिंसा से जल रहा है, मणिपुर के बारे चर्चा हो, उसके बारे चर्चाएं नहीं की गई। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जो स्वरूप दिखना चाहिए, वो नजर नहीं आया। और आज भी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पूरे सदन में वो आज भी इलेक्शन के वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अच्छा, झारखंड की जनता नजर टिकाई बैठी थी, क्योंकि लगातार आपकी ओर से ये कहा जा रहा था कि सरना धर्म कोड का जो मुद्दा है, आप कहीं ना कहीं रखेंगे, अपनी बात को कहीं ना कहीं संसद के अंदर रखेंगे। इसको किस रूप में ले रहे हैं, क्योंकि जनता जो है लगातार आप पर निश्चित विश्वास निश्चित जता रही निश्चित है। मैंने चुनाव के वक्त भी कहा था, जीतने के बाद भी कहा। और मैं आपको बता दूं, अभी क्योंकि ये महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था, धन्यवाद ज्ञापन था, इसमें कोई प्रश्नोत्तर ही नहीं होते हैं। और जो मानसून, ये हमारा बजट सत्र भी जो होगा, उसमें ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन फिर भी मैंने पहला जो मेरा प्रश्न है 377 का था, वो मैंने सरना धर्म के बारे कहा है। और मुझे पूरी आशा है कि इस जुलाई में जो अभी सत्र शुरू होने वाला है, उन चीज़ों को, और न केवल सरना धर्म के बारे बल्कि झारखंड के उन तमाम चीज़ों के बारे जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, उनके बारे बहुत मुखरता से मैं स्पष्ट करूं। और मुझे ये मैं कह सकता हूं कि जितने भी हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे चैनल हैं, उनमें अभी एक डिबेट करने का मुझे मौका मिला। हर जगह पे मैंने अपनी बातों को रखा है, और एक सुखद पल है कि इस तरह से अपनी बातों को रख पाऊं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों को रख रहे थे, तो कई विपक्ष के नेता जो है वेल पर गए। क्या आप भी उसमें शामिल थे? निश्चित रूप से मैं भी, क्योंकि एक बहुत सामान्य सी बात थी। नेता प्रतिपक्ष है जो, वो भी इक्वली वो इम्पोर्टेंट होता है हमारे संसदीय परंपरा में। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के भाषण के पूर्व जो मणिपुर के सांसद हैं, उनको केवल 2 मिनट अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा व्यक्त करने का अवसर दिया जाए। आसन के द्वारा इनकार कर दिया गया, और प्रधानमंत्री जी को दरिया दिली दिखानी चाहिए। मणिपुर एक बहुत ज्वलंत इशू है, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी भी कुछ नहीं बोले। तो निश्चित रूप से सारे लोगों ने, जो देश का सर्वोच्च पंचायत है, अपनी बातें रखने के लिए वहाँ सारे लोग, वहाँ पे हम लोग वहाँ एकत्र हुए थे, और अपनी बातों से उनके संज्ञान में बातें हम लोग लाए कि वी वांट जस्टिस, मणिपुर को न्याय दो, ये सारी बातें वहाँ पे आई थी। तस्वीर सभी लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री खुद भी पानी पी रहे थे और विपक्ष के कई नेता को पानी भी दे रहे थे। इसको आप लोग किस रूप में लिए वहां मैं ये पर? जरूर कहना चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल जी की जो बातें थी, वो आम जनों की भारत की आवाज थी। नतीजा ये हो कि प्रधानमंत्री जी को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा, गृह मंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ा, राजनाथ सिंह जी को हस्तक्षेप करना पड़ा, कृषि मंत्री जी को हस्तक्षेप करना, और स्वयं आसन की ओर से 19 बार हस्तक्षेप करना। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। भारत की आवाम जो है, भारत की जनता है, उसकी ताकत वहां सामने नजर आई है।
पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर आमने सामने थे। क्या बाहर भी ऐसा देखने को मिलता है या फिर बाहर आप लोग सभी लोगों से उसी तरीके से बात करते हैं, नॉर्मल तरीके से? ये एक विचारों की लड़ाई है, जन मुद्दों की लड़ाई है। और आपने देखा होगा कि जिस दिन भी हम लोग सारे मार्च भी किए थे संविधान अपने हाथ में लेके, कि देश जब भी चलेगा, सदन जब भी चलेगा, ये संविधान से चलेगा। और एक मोदी जी पहले ये बार बार ये कहते थे जब चुनाव के वक्त कि बहुमत से जरूर हमारी सरकार बनी है, लेकिन सरकार जो चलेगी वो सर्वमत से चलेगा। लेकिन इनका सर्वथा अभाव नजर सामने आया और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुमत के अहंकार में आज भी मोदी जी की सरकार डूबी हुई है। झारखंड के कई सांसद वहां पर मौजूद थे, पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, कैसा उनकी ओर से रिएक्शन मिला आपको? क्या बातचीत हुई नॉर्मल तरीके से उनसे भी? मैं आपको बता दूं, मैंने सारे लोगों से, हर लोगों से, हमारे संजय सेठ जी जो माननीय मंत्री बने हैं, अन्नपूर्णा जी मंत्री बने हैं, निशिकांत दुबे जी हैं, मैं सारे लोगों से मेरी मुलाकात, चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, मोहम्मद, जितने भी पक्ष में, और सारे लोगों से मेरी बातें हुई। और मेरा एक प्रयास होगा कि झारखंड के जो मुद्दे हैं उसमें पार्टी लाइन से हटके झारखंड के मुद्दे जो हैं वो हमारे लिए सबसे प्राथमिकता होगी। और हम चाहेंगे कि एक पूरे झारखंड के जितने भी सांसद हैं, चाहे राज्यसभा के सांसद हो, झारखंड के मुद्दों पे जिस भी, चाहे प्रधानमंत्री जी से मिलने की बात हो या संबंधित विभाग मंत्रियों से मिलने की बात हो, हम लोग पहल करेंगे और जाएंगे हम लोग। मानसून सत्र भी आहूत की जाएगी, क्या क्या आपने सोच रखा है कि किस तरीके से लोहरदगा की जनता जो है टकटकी लगाए बैठी है कि आखिर लोहरदगा के लिए आप क्या कुछ सवाल जो है वहां पर रखेंगे, किस तरीके से बात रखेंगे, विकास को लेकर क्या कुछ बात रखेंगे? तो आपने क्या कुछ रोड मैप तैयार कर रखा है इसको लेकर? निश्चित रूप से हमने कुछ प्राथमिकताएं तय की है। और आज भी एक कनेक्टिविटी बहुत बड़ी चीज़ है, जो पहले भी चुनाव के वक्त बात आती थी कि लोहरदगा और इसे गुमला, ये रेलवे लाइन की, वो मेरी प्राथमिकता में है। स्पोर्ट्स हब के रूप में हम चाहते हैं कि वो गुमला वाला जो सेक्टर है वो डेवलप हो, पर्यटन को हम अपने प्रायोरिटी में रखें। ये ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको मैं अभी प्राथमिकता जो है वो जनता से मैं ले रहा हूँ, और जो जनता की प्राथमिकता वो मेरी भी प्राथमिकता होगी। झारखंड पहुंच गए हैं, आप सुन पा रहे होंगे कि झारखंड सरकार में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, इसको सुखदेव भगत किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, जो जनादेश मिला था वो हेमंत जी के नाम पे जनादेश मिला था। और एक सदन नेता वही होते हैं जो संसद, जो हमारे माननीय विधायकगण जो चयन करते हैं। कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और उन्हें सर्वसम्मति से उन्होंने हेमंत सोरेन जी को चुना। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई नई बात नहीं है। और आपने देखा होगा हमारे चंपई सोरेन जी जो टाइगर के नाम से मशहूर हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, उन्होंने कहा कि मैं स्वेच्छा से वो त्यागपत्र देता हूं। तो मैं समझता हूं कि उनका भाई जो अनुभव रहा है उनका भी हमारे राज्य को फायदा होगा, पार्टी को फायदा होगा, लोग को फायदा होगा। और आगामी चुनाव में हम लोग एक संयुक्त रूप से कैसे हम लोग उन शक्तियों को जिन्होंने संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग किया भारतीय जनता पार्टी, उसे रोकें और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दें, हमारी प्राथमिकता होगी। बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी है शिवराज सिंह चौहान, वो आज राजधानी रांची पहुंचेंगे, इसको आप लोग किस रूप में ले रहे हैं? उन्हें प्रभारी बनाया गया? मैं तो दोनों से, शिवराज चौहान जी और हेमंता बिस्वा शर्मा से दो ही बात पूछता हूं कि आए और झारखंड में पहले शिवराज चौहान जी को तो झारखंड आके पहले माफी मांगनी चाहिए आदिवासियों से कि उन्हीं के कार्यकाल में एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जो मूत्र त्यागा जाता है, एक बहुत ही निंदनीय है। और हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो आए हैं वो यहाँ जो लगभग 300 सालों से जो वहाँ पर हमारे आदिवासी रहते हैं, तो टी गार्डन लेबर की संज्ञा वो देते हैं। तो ऐसे पहले तो वो बताएं और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ उनके आने से यहाँ की जनता समझती है और कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये कह सकते हैं कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल जी के नेतृत्व पे शक की दृष्टि से देख रही है। ये उनकी क्रेडिबिलिटी कल है, उनकी क्षमता पे ये प्रश्न चिन्ह है उनके आने से। आखिरी सवाल रहेगा जाते जाते कि आप काफी अनुभवी है और ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या परिस्थिति आई होगी जो इस तरीके का फैसला जो है झारखंड में लिया गया कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए? फिलहाल आप देख पा रहे होंगे 4 महीने हैं विधानसभा का चुनाव होने हैं, तो ऐसे में क्या कुछ सहमति जताई गई होगी? देखिए, एक चीज है, लोकसभा में जो आपने देखा होगा जो सीटों पे उनकी हार हुई है और जो परफॉर्मेंस जैसा वो लोग सोचे थे, जैसा जो बोस्ट करते क्लेम करते वैसा हुआ नहीं। और एक बाबूलाल जी में वो चीज़ें रही नहीं है। मैं समझता हूँ वो सोचे कि बाबूलाल जी के साथ में पूरे लोग ट्राइबल्स आएंगे, तो बाबूलाल जी के में कोई भले जन्म से वो ट्राइबल है लेकिन फीलिंग वो गॉन हो चुके। एक दूसरी बात कि ये झारखंड को भारतीय जनता पार्टी शुरू से
उपनिवेश बना के रखी है और वो चाहते हैं इसका दोहन कैसे हो। आपने देखा होगा अडानी को जिस प्रकार दिया गया है गोड्डा में, तो वो इस नज़र से देखती है, तो वो सारे शक्तियां यहाँ लगाएंगी। और एक जो मैं समझता हूँ, जो मुझे एप्रीहेंशन है कि भारतीय जनता पार्टी जो जातीय रूप है, कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें उनकी है, फैनेटिज्म है, यहाँ बहुत ज़्यादा फैलाने का वो प्रयास इस बार करेगी। हेमंत सोरेन के आने से फायदा होगा विधानसभा चुनाव में? हेमंत सोरेन जी के नाम पे हमें वोट मिला है और मैं ये कह सकता हूं, अभी तो और हमारी शक्ति बढ़ी है। चंपा सोरेन जी भी जो हेमंत सोरेन एक उन्होंने में कि अच्छा ये कार्यकाल उनका रहा, और एक हमारी कल्पना सोरेन जी, तो वो भी बहुत ही मैं समझता हूं कि सारी चीज़ों को इतना कम समय में उन्हें स्वीकार किया। और ये पूरी गठबंधन है, अभी कल हमारे मीर साहब भी आए हैं, सारी चीज़ें एक कंबाइंड एफर्ट होगा और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। नाराजगी भी तो देखने को मिलेगी, पिछली बार तो देखने को मिला था जब चंपई कैबिनेट का विस्तार हो रहा था। देखिए, नाराजगी बहुत स्वाभाविक है, ये किसी भी पार्टी की जीवंतता का प्रतीक है कि आप नाराज हैं, कुछ बातें आती है, स्वाभाविक है। और हर आदमी चाहता है कि उनके माध्यम से हम कहीं ना कहीं कोई काम करें, लेकिन वो कुछ बाध्यताएं हैं, कुछ सीमाएं हैं, उसके तहत हमें काम करना है। देखिए, इस वक्त सुखदेव भगत दिल्ली से रांची लौट आए हैं और इनका कहना है कि मानसून सत्र भी आहूत होने वाली है, जिसको लेकर इन्होंने रोड मैप भी तैयार कर रखा है कि सरना धर्मकोड का मुद्दा जो है वो उठाना है। इसके साथ आप देख पा रहे होंगे कि झारखंड सरकार में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, तो इन्होंने क्या कुछ कहा इसको लेकर, इसको भी आपने सुना। फिलहाल मुझे और सहयोगी विकास को दे इजाजत। नमस्कार।